अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटकेज़ कॉल इन डे। और आज हमारे पहले कॉलर हैं नासिर काज़मी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं। अच्छा, पहले सबसे पहले सलाम तीनों को। वालेकुम सलाम। मैं इस वक्त एक्चुअली टीवी नहीं देख रहा था। जी हेलो, जी आप जी अपनी जी, बात आपकी कर आवाज़ आ लीजिए रही है भाई। सर? आपको आवाज आ रही है? जी, जी जी, बिल्कुल आ आ रही रही है। है, आप अच्छा जी, फरमाइए। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि जैसे और पाकिस्तानी हैं उनकी तरह मैं भी एक रिटायर्ड ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। ठीक। और रिटायरमेंट के बाद हमने एक ओल्ड एज बेनिफिट जो इदारा एक आपको पता ही है EOBI महीने पेंशन देता है, जी और जिसका निज़ाम मैं समझता हूँ और इदारों से काफ़ी बेहतर है इस सिलसिले में कि वो हर महीने पेंशन डेबिट कार्ड के थ्रू देते हैं। लेकिन मसला जो है वो गैर मुल्की पाकिस्तानियों के साथ है। उनका प्रोसीजर क्या नाम है, अगर आप गैर मुल्की पाकिस्तानी बाहर हैं और 6 महीने के बाद वो वेरिफिकेशन नहीं होती है तो उनकी रकम वापस चली जाती है। और अगर आप साल या 2 साल के बाद आए हैं, जैसे मैं अब 2 साल के बाद आया हूँ बिकॉज ऑफ सर्विस, तो अब इसके लिए जो है मुझे आप समझ लें कि मुझे एक बैंक में बैंकर फला में 2 दफ़ा जाना पड़ा और कोई 3 ऑफिसों में मैंने EOBI की किया। नाज़िमाबाद गए, फिर अवामी मरकज़ गए, फिर वहाँ से कोरंगी गए। तो इस तरीके से ये इतना टीडियस प्रोसेस हो जाता है कि आखिर में आदमी यही कहता है कि क्या करना है यार, छोड़ो फिर। तो आपका काम नहीं हुआ? नहीं, मेरा काम अभी तक उन्होंने कहा है कि हो गया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा ये जाती मसला नहीं है, लेकिन मैं एक प्रोसीजर ये बताना चाह रहा हूँ कि इसी तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए ताकि वो जब भी वो आए, क्योंकि हर साल या 2 साल में हर एक का आना 6 महीने के बाद तो बंदा नहीं आ सकता। ठीक है, तो बैरून मुल्क इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है जहाँ पर आप रह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर नाजरा का तरीका है, पासपोर्ट अभी ऑनलाइन उन्होंने कर दिए विच इज़ वेरी गुड, CNIC ऑनलाइन हो गया विच इज़ परफेक्ट। तो इसी तरीके से वेरिफिकेशन का या तो तरीका निकालें या कम से कम इस तरीके से हो कि बाहर से जब एक पाकिस्तानी आता है, और खासतौर से आपको पता है ओल्ड एज का मतलब ओल्ड एज है जी, तो ही कांट गो एवरीवेयर, यू नो, इस पसंद। फेयर इनफ नासिर साहब। तो जितना मैं जितना फेडअप या तंग आया था तो मैं समझ रहा था कि मैं और लोग कितने तंग आए होंगे। नहीं, बहुत शुक्रिया तवज्जो दिलाने का इस जानिब। अगली कॉलर हैं हमारी मिसेस मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे से पहले भी ये सब भड़ास निकाल चुके, अब मैं भी अपनी भड़ास आपके साथ निकालना चाहती हूँ। देखिए जी, बात सुने, मेरी उम्र 80 साल और मेरे मियाँ 87 साल के पुराने साथी हैं। अच्छा, एग्जामर के पेशेंट भी है। शामत माल कौमी बचत में मैंने बहबूद में मुख्तलिफ वक्तों में जमा करके माकूल रकम जमा करा दी। 6 माह के बाद मैं लेने गई तो कब मिला कि बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरा तो कभी भी ठीक नहीं आता। 15 मिनट मेरी जाया करते रहे, इधर उधर उंगलियां चलाते रहे, नहीं मिला। फिर मुझे हुक्म हुआ कि आप जाइए किसी बैंक से जाके करा के ले। बैंक में जब मैं गई तो आधा घंटा लंच ब्रेक था। बैंक में गई, वही हशर हुआ, उन्होंने भी यही कहा, तो मेरे उन्हें लग गई। उन्होंने कहा आप ये करिए, नादरा के रास्ते चले जाए। मैंने कहा मैं जैसे उसने जब मेरी हालत बुरी देखी तो उस बैंक मैनेजर ने, जो कि बहुत शरीफ आदमी था, कंट्री मैनेजर जाफरी साहब, भी जाफरी उनका नाम था, उन्होंने मेरी पुरानी फाइलें निकाल के मुझे वो निकाल के दिया बायोमेट्रिक का। और मैं फिर कौमी बचत दफ्तर गई, पैसे निकाले तो 6 माह के पैसे की जगह मुझे उन्होंने 5 माह के। मैंने कहा भाई मैंने तो 6 माह के पैसे लेने हैं, मेरी 6 माह के हैं। खैर बहरहाल पैसे दिए मुझे, और उसके बाद मैंने कहा भाई इसको मैं री इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो फिर मेरे पास एक फॉर्म जमा दे दिया हाथ में, कहने लगा ये नए सिरे से जमा कराना पड़ेगा। उस फॉर्म में इतनी चीजें फॉर्मेलिटी थी कि मेरे मियाँ ने कहाँ काम किया, मैं इतनी फॉर्मेलिटी कैसे पूरी करती। आप बताइए कि पुराने क्लाइंट बुजुर्गों के साथ अगर आप ये असर करेंगे तो क्या असर होगा। खुदा के लिए बायोमेट्रिक के लिए आप देख रहे हैं कि जिन लोगों के बायोमेट्रिक नहीं आते, हर एक के मेरे उंगलियों के कभी भी निशान ठीक नहीं है, तो आप उसके लिए कोई अलग फॉर्म रखें, कोई सिस्टम रखें जैसे बैंक वालों ने रखा होता है। नहीं बिल्कुल सही बहुत ईमान से ख्वार करते हैं। मैं इतनी परेशान हुई, रोने वाली हो गई। और तो बैंक मैनेजर का अल्लाह भला करे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो 2 मसले हैं ना, एक तो सीनियर सिटीजन के साथ ये अक्सर ये इशू होता है कि उनकी अंगूठों का निशान
रीड नहीं होता। तो ये सिर्फ इनके साथ इशू नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ इशू है। अच्छा, जो इससे पहले नासिर साहब जो बात कर रहे थे ना, अब ये कंडीशन क्यों लगाई थी वेरिफिकेशन की कि कोई ऐसा ना हो कि कोई बंदा गुजर जाए और उसे घर वाले इलीगली लेकर करें। अच्छा, कौमी बचत में भी यही शिक है कि आपको खुद आके अपने पैसे रिसीव करने होते हैं, वो आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं करते, अगेन टू गार्ड अगेंस्ट फ्रॉड। अब मसला ये होता है कि अगर आप खिड़की बंद करें ताकि मक्खियां ना आए तो हवा भी रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई कंटिंजेंसी मेरा ख्याल है निकालने की ज़रूरत है, एक प्लान बी या कोई एटलीस्ट कोई सेफ ऑप्शन तो होना चाहिए बंदे के पास। बिल्कुल। मोहम्मद सलीम है हमारे साथ रावलपिंडी से। जी सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अभी बात यह है कि 2 हफ्ते पहले हमारे वजीर आजम पाकिस्तान DI खान में गए थे और वहाँ पर किसान कन्वेंशन से खिताब करने से पहले उन्होंने कहा कि माफिया जो है वो मुझे इंसाफ नहीं करने देना। माफिया हमारे इंसाफ की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज नेशनल बैंक में 99 में जो हमारे साथ जुल्म हुआ था, आज जो 3 आदमी, मैं 3 शख्सियात का नाम लूंगा आपके सामने, आप खुद बताइए। 99 में मोहम्मद मियां सुमरो साहब ने हमारे पेंशन के फार्मूले को 70% से 33 कर दिया था, जिसके लिए आज तक हम अदालत में खड़े हैं। आज वो फेडरल मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन के और उनके भतीजे जुबैर सुमरो साहब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन हैं, जिन्होंने 10 अक्टूबर को 1997 को 5416 UBL के मुलाजिमीन को उठा के बाहर फेंक दिया था। सर इसके बाद अभी आप देखिए, उस वक्त के वजीर कानून खालिद अनवर साहब और उनके ला सच्ची थे साकब निसार साहब, सर आज अपने किए को ये आज डिफेंड कर रहे हैं। खालिद अनवर साहब आज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं और आप देख लिए कि 4 साल हो गए जो रिव्यू पिटीशन पेंडिंग चली आ रही है, इनमें बहुत बड़ा इनका हाथ है। सर आप मुझे बताइए, और फिर नेशनल बैंक के जो लोग हैं मैनेजमेंट वाले, वो हमारी विडोज वगैरह जब फोन करती हैं पूछते हैं तो उनसे क्या वो कहते हैं जो भाइयों बहनों ये भूल जाए, ये PTCL स्टील मिल को कोई पैसा नहीं मिला, आपको कैसे मिलेंगे पैसे। सर जी मैं आपको एक थोड़ा सी 25 अप्रैल 2017 को मैं लेके जाता हूँ आपको, हमारे बेंच के हेड थे सुप्रीम कोर्ट के शेख अहमद सईद साहब। खालिद अनवर साहब जब लाहौर से केस हार गया था तो वो आए थे और अपने शेख अहमद सईद साहब ने खालिद अनवर साहब से पूछा कि खालिद अनवर साहब, आप लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच से केस हार गए तो आप इनको पेंशन को पैसे क्यों नहीं देते। खालिद अनवर साहब ने कहा माई लॉर्ड, ये 47 पैंस एक्ट है। शेख अहमद सईद साहब ने कहा बायां हाथ हिलाते हुए, उन्होंने कहा छोड़े इस इंपैक्ट को, इनको पेमेंट करें। और वो फिर अपना आज उन्होंने फिर इस तासर को बिल्कुल खत्म कर दिया। इम्पैक्ट कितना इम्पैक्ट है, लेकिन हमारे जो लोग हैं मैनेजमेंट के लोग हैं और लोग भी हमें डरा रहे हैं इम्पैक्ट। सभी एक तो इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, ज्यादती की, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये प्रमोट होके आगे से आगे देख ले अब मोहम्मद सुमरो कहाँ बैठे हैं, जुबैर सुमरो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन। खालिद अनवर साहब आज अपने पीए को डिफेंड कर रहे हैं नेशनल बैंक। जी देखिए, मसला ये कि पेंशनर्स मलिक रियाज नहीं है कि उनका केस ना सिर्फ डिसाइड हो बल्कि जो है प्रायोरिटी पे भी डिसाइड हो। बदकिस्मती है, पेंशनर्स के केसेस पड़े हुए हैं, रिव्यू पटिशन्स पड़ी हुई हैं, अभी तक नहीं हुई। हम एक दफ़ा फिर गुजारिश कर देते हैं अपनी मौजूद अदलिया से कि इन पेंशनर्स के केसेस को प्लीज़ देख लें। सिर्फ रिव्यू है और आप ही के फैसले इनके हक़ में आए हुए हैं, तो ये जब मर जाएंगे तो फिर उस फैसले का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी अगले आसिफ मजीद हैं कराची से। आसिफ अजीज़ कराची। जी आसिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वसतुल्लाह खान साहब को ये कहना है कि भाई आप तो बहुत ही माहिर चीज़ हैं, काबिल चीज़ हैं। पिछली जुमेरात को आपने वो सरफराज साहब से थोड़ी सी बात की थी, तो जब आपने जिस अंदाज से उन्हें घेरा तो मैं उस वक्त समझ गया, यकीन जानिए कि ना कल बारिश होगी ना परसों बारिश होगी और वो तूफान नहीं रहेगा। और हकीकत में ऐसे ही हुआ। वो जिस तरह से आपने उनसे पूछा था और जिस तरह से उनकी परेशानी और घबराहट थी, तो और उसके बाद से पता नहीं कहाँ छुप गए, वो पता भी नहीं चला, नाम और निशान उनका कहीं नहीं है। अगर इस किस्म के लोग इतनी अहम जिम्मेदारी पे हों तो आप ये देखिए कि जो एविएशन का इदारा है वो किस तरह से काम करेगा। वो तो कह रहे थे कि ग्राउंड कर दिए जाएंगे, तैयारे छोटे होंगे, उनके साथ वजन बांध दिया जाए और कहीं उड़ ना जाए वो। लेकिन यकीन जानिए, मैं जिस वक्त आपका आसिफ भाई सॉरी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन क्योंकि
वो माहिर हैं अपने शोबे के, तो हमें उनकी बात पर यकीन करने के अलावा तो कोई चारा नहीं था। जो मौसमियात वो जो तूफान आया था अब वो हम उस पर नहीं जा सकते जी। ये तो जो उस वक्त सिचुएशन देखते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल देखें जो, और वो जाहिर है कि जी देखें वो मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है उनके हाथ में कि वो तूफान को लाएंगे वो या वो तूफान को रोक देंगे। दिस इज डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशंस। अगर खुदा ना खास्ता वो आप ये कि आपको ये कह देते कि सर कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से बैठे और तूफान आ जाता, इसका भी इम्कान था, फिर आप क्या कह रहे होते? और एविएशन के साथ इसको जोड़ने का तो कोई सेंस नहीं। तूफान आखिरी 12 घंटे में अगर अपना मूड बदल लेगा तो बदल लेगा, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि मैं तो सलाम करूंगा उस शख्स को जो कराची का मौसम सही प्रेडिक्ट कर दे, या कहीं का भी मतलब कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, इट्स एन इनएग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्टली। और ख़ासतौर पे कराची में तो अक्सर ये होता है कि तूफान आ रहा है, बारिशें होंगी और होता कुछ भी नहीं। जिस दिन हमें पक्का हो जाएगा ना कि नहीं आ रहा उसी दिन आएगा। हाँ ये भी है। इमरान गनी हैं फैसलाबाद से। जी इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं इमरान गनी बात कर रहा हूँ, डिसेबल पर्सन हूँ और पहले भी आपके प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ जी। उसतुल्लाह खान साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप किस हल्का से बात कर रहे हैं। मैं डिसेबल पर्सन हूँ और BSc डबल मैथ फिजिक्स जी, ठीक है, और जॉबलेस हूँ सर। तो इन्होंने मुझसे हल्का पूछा था, मैंने बताना था एने है मेरा 83। ठीक है, तो आपने अप्लाई किया डिसेबल का जो कोटा होता है? बताने लगा हूँ, मैंने तकरीबन 7,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर। 7,000 एप्लीकेशन 7,000? जी 7,000 एंड अबव। अच्छा जी। तो ये मेरे जो MNA है वो उनका नाम है फैजुल्लाह कमोका साहब, उनके पास चले जाए, वो बात ही नहीं सुनते हैं, कभी किसी की बात सुनते हैं कभी नहीं सुनते, तो मेरी तो कभी नहीं सुनी। खैर चलिए इमरान भाई, हमारे तवज्जुह से उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत तक की बात पहुंच गई। नहीं, कहाँ से पहुंचेगी? 7,000 प्लस अगर ये कह रहे हैं तो ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। अच्छा इमरान साहब, अगर मैं पूछ सकूं आपकी एग्जैक्ट आपकी क्या माजूरी है, क्या डिसेबिलिटी है? मेरी दोनों टांगे नहीं है, ठीक है, टांगे हैं लेकिन वो काम नहीं करती। और आप मेरे पास नौकरी की शक्ल में क्या काम कर सकते हैं? सर मैं नौकरी की शक्ल में फिलहाल तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन एकेडमी है मेरी, मैं छोटी सी बनाई हुई है घर पे, तो वो पढ़ा रहा हूँ, और साथ में सर ऑपरेटर कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी। ठीक है, आपके यहाँ कोई नाउ PDP ऑपरेट करता है वहाँ पर फैसलाबाद साइड में? ऐसे कोई इदारा अगर हो ऐसे करते हैं इमरान भाई के ये नाउ PDP वालों से पूछ लेते हैं एक दफा कि अगर वो नहीं है तो शायद कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या कहीं वो अगर कुछ प्रोड्यूसर साहब इनका इमरान गनी साहब का नंबर प्लीज नोट कर नंबर ले लें। इमरान गनी साहब इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। पंजाब हुकूमत की हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन अपनी तरफ से अगर कुछ हम कर सकते हैं तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है जी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, हम हमाद बुखारी हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आप आज़ाद खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं सिर्फ ये आप हजरात से जानने की कोशिश, हालांकि मैं समझता हूँ कि जितना जवाब मेरे पास है उतना ही आपके पास होगा, कि आपके पास कुछ ज़्यादा हो शायद। पूछना चाह रहा हूँ कि कराची के साथ ये सौतेला सलूक कब तक चलेगा? क्या क्या हो गया? अब ताज़ा क्या हो गया? ज़्यादा क्या हो गया? ताज़ा क्या हो गया? ताज़ा वारदात क्या हो गई कराची के साथ? ताज़ा तो हेलो बकौल अनवर मकसूद के मर्दों को गिना गया, औरतें रह गई हैं। अच्छा, देखिए अब तो एक और मर्दमशुमारी पे बात आ गई है, तो अब मेरे ख्याल में उसका इंतजार कर लेते हैं कि देखते हैं उसके बाद पक्का काम होगा। हाँ 100% गारंटी के साथ। तो एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। सोहेल मजहर साहब हैं इस्लामाबाद से। जी सोहेल साहब, वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं दो मसाइल बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि
जैसे अभी जलजिला भी आया और फिर कैंप का रिवाज शुरू हो गया, कैंप भिजवाने, तो क्या कंटेनर्स जो है वो कंटेनर्स भी रखे जा सकते हैं जो फौरी पहुंचा दिए जाए वहाँ पे? जी, कंटेनर मतलब रहने के लिए, मतलब उनके गवर्नमेंट जो है ये एनडीए में अगर ये पोटा कैंप्स जो हैं ये 150 रख ले ताकि लोगों को बाइज्जत जगह दी जा सके किसी भी कुदरती आफत की वजह से। जी ठीक है। ताकि ये जो टेंट वाला सिलसिला है ना जी कि टेंट पहुंचा दिए गए, ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है, लोग इधर उधर उसको ले। और दूसरा मसला मेरा ये है कि पाकिस्तान में किसी बाजार में या जनरली वॉशरूम नहीं है जिसमें हम जो बूढ़े लोग हैं जिसको प्रोस्टेट का भी मसला है, मसाइल बढ़ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि जी वॉशरूम नहीं है। आप ऑन पेमेंट वॉशरूम रखें, गवर्नमेंट इसको बनाए कि ये दोनों चीजें इस पे करे। और खास तौर पे ये जो आपने देखा है जो सीरिया का और उधर, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से लोगों को रखा हुआ है जब वो लोग वहां से गए हैं। तो अगर पोटा कैंप्स हो तो बाइज्जत जगह हो। ओके, आई थिंक सोहेल साहब दोनों पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे हैं। पहले में थोड़ा देखना होगा लॉजिस्टिक्स किस तरह उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। बाथरूम वाली बात 100% दुरुस्त है। वो जो साफ बाथरूम वाला जो स्टार्ट किया था वो चल रहा है 2 जगह, लेकिन वो तो मतलब प्राइवेट है ना, प्राइवेट है, सलमान सूफी फाउंडेशन, लेकिन उनकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। सबसे ज्यादा जो इशू आता है वो आता है सीनियर सिटीजन्स को और खवातीन को। और ये मेरा ख्याल है बुनियादी बेसिक हुकूक में आता है, बुनियादी राइट्स बच्चों को बिल्कुल सबसे ज्यादा खवातीन को, बच्चे और बुजुर्ग। और बिल्कुल इनकी बात सही है कि आप पे करके आप पेड कर लो यार, 10-20 रुपए की आप लगा लें उसके ऊपर। और इनफैक्ट अगर बाजार है तो वहाँ के जो दुकानदार हैं वो ही खुद अपनी बना लें एक और यूज कर लें, इट्स गुड फॉर बिजनेस एक तरह से। मोहम्मद अली साहब वापस आ गए हैं नोडेरो से। जी मोहम्मद अली साहब जी भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपके प्रोग्राम से दरअसल यही कहना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐलान भी किया था कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम जी आएंगे एक तरह भी यही देंगे। मेरा ये प्रोग्राम से ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम किसी शुरू नहीं किया। मेरी ये गुजारिश है इसी प्रोग्राम के तसलसल से मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और सेनेट ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन भी भेजी हुई है कि आप नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो एक खास नौजवान प्रोग्राम शुरू करें। मैंने एप्लीकेशन वो भेजी थी, वो सदर पाकिस्तान को ट्वीट भी की थी। वो मेरे जवाब आया था, नाइस जॉब, योर ट्वीट इज गेट नोटिस एंड हैज बीन व्यूड 53 व्यूज एंड उस जवाब भी उसने दिया था कि आपकी हमने ट्वीट जो है आपने की थी वो नोटिस की है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नौजवानों के लिए उसने जो कुछ अभी तक हुकूमत ने कोई कुछ नहीं किया। सही। अभी मैंने ये राय दी है, मेरी वफाकी से राय है कि एहसास नौजवान प्रोग्राम शुरू करें जो मानक जो 35 से ऊपर एंग्रेज नौजवान बैठे हुए हैं, उम्मीद आसन लगाए हुए बैठे हुए हैं कि अभी नौकरी मिलेगी, अभी नौकरी मिलेगी, नौकरी तो कुछ नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है, आपके पास अभी कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इजरा हुआ है और उसमें लेकिन ये है कि नौजवान जो इंटरेस्टेड हैं वो सिर्फ उनके लिए है जो थोड़ा सा कर्जा लेके अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो अच्छा देखिए, अब ये जो सारी जो प्रोग्राम्स हैं, अब मैं उन पे अभी तनकीद सच नहीं कर रहा, लेकिन अनाउंस तो हो जाते हैं, ठीक है, हेडलाइनें भी बन जाती हैं। हम में से कोई शायद इस पर फॉलो अप नहीं करता कि एक्चुअली फिर अब हो क्या रहा है। पनाह गाँव से लेकर ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर कामयाब जवान प्रोजेक्ट लेकर, तो इसकी भी तो ज़रूरत है। देखिए, विफाक अगर किसी सूबे में इस तरह के प्रोग्राम शुरू करता है ना, तो उसकी सुपरविजन और डिस्पर्समेंट का और टाइम टेबल का मसला होता है, इसलिए कि विफाक तो इस्लामाबाद में है। सूबाई हुकूमत में जो इस तरह की नौकरियां आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो तो बिकती हैं। जो खुसूसन महकमा तालीम है या महकमा सेहत है, वहाँ कोई भी हुकूमत आए
वो यही शिकायत करते हैं कि वो बिकती हैं, और अगर थ्रू टेस्ट या थ्रू मेरिट लिए जाते हैं तो इतना डिले हो जाता है या कोई ना कोई उन्हें कोर्ट में चैलेंज कर देता है कि वो पूरा का पूरा सिस्टम। अच्छा, लेकिन इस केस में नहीं हुआ ना ऐसा, किसी ने चैलेंज तो नहीं किया। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि किसी तरह इसको डेटा कलेक्ट करके बंदा फॉलो अप तो करे कि अभी तक जो डिसबर्समेंट्स हुई हैं कितनी हुई हैं, क्या हुआ है, इस पर हुआ क्या है, यू नो, ये हो जाता है। बिकॉज ये सब ना नॉइज में ये चीजें गुम जाती है जहाँ तक मुझे पता है। और हम इतना फंस जाते हैं कि यार इसने ये बयान दिया, उसने वो बयान दिया, कि ये जो काम है ना ये फिर रह जाते हैं। नहीं, हुकूमत जो फिगर्स देती है, क्लेम करती है कि जी हमने इस प्रोजेक्ट पे इतने करोड़ इस वक्त खर्च कर दिया, अब उसे चैलेंज कैसे किया जाए? यही तो मसला है। मसला ये वो जो करोड़ खर्च होते हैं ना सर, वो प्लानिंग, फिजिबिलिटी और वो उस पे होते, कागज़ की वो खाना पूरी पे होते हैं वो, और जो है उनकी प्रैक्टिकल शेप उस तरह से नहीं आती, और या उसमें वक्त, जैसे आपने खुद कहा कि इतना लग जाता है कि इनिशियली जो है वो मेरे ख्याल में कामयाब, या फिर उसी वक्त उस पर काम होता है जब वाज़े हो जाता है कि यार अभी हुकूमत चली गई है और इस पर कोई काम नहीं हुआ, और कामयाब 6 महीने साल में शायद गेज भी नहीं कर सकते। कामयाब नौजवान प्रोग्राम का जिसका इजरा हुआ है, मेरे ख्याल में वो जब से ये आए थे तब से ये हो रहा था कि इजरा 2-4 दफ़ा फंक्शंस खासी जगह भी हुए। जो एप्लीकेशंस आई हैं मेजॉरिटी में जो है उसमें वो अपनी एक दुकान खोलना चाहते हैं और वो उस तरह करना चाहते, तो नौजवानों से भी दरख्वास्त है कि कोई थोड़ा सा मुख्तलिफ प्लान, बिज़नेस प्लान लेकर के आएँ। अगर एक ही तरह का प्लान सारे दे देंगे तो शायद कामयाब नौजवान। और फिर ये कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो दे सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को तो डिग्री नहीं चाहिए, उससे तो आपकी काबिलियत चाहिए जो है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है और डिग्री एक अलग चीज़ हो जाती है। ये भी है, ये तो आप जॉब्स की बात कर रहे हैं ना। अब जैसे लोन्स का जो प्रोग्राम है, अब इसके अंदर आपने बैंकिंग सेक्टर को भी तो ऑन बोर्ड करना है। हाँ, वो किस बेसिस पर, किस कोलैटरल पर देंगे? वो तो कोलैटरल पर देते हैं ना, वो ये इस पे नहीं देते कि सर मेरा प्लान है और मैं हर महीने 2 लाख कमाऊंगा, इसमें से 50,000 रुपए आपको दूंगा। नो बैंक लेंड्स लाइक दैट। ये एक और मसला है ना सर। सही बात। एनीवे, एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद कॉल्स का सिलसिला जाएंगे। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं अशफाक मेमन साहब हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अशफाक मेमन हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर। ये भी है, हम सुन रहे हैं प्रोग्राम आपका और ये थोड़ा सा हम हैं तो जूनियर आपसे बहुत, लेकिन एक मसला ये है कि जब गवर्नमेंट के पास सारा डेटा है, नादरा के पास सब डेटा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में सब डेटा है स्टूडेंट्स का, तो क्या गवर्नमेंट ये नहीं चाह सकती कि उसी डेटा से निकाल के, मेरिट निकाल के कुछ ना कुछ बंदों को हर घर में कम से कम 1-2 जॉब्स दें ताकि उनका घर तो चले? बाजों का तो मेरिट तो इधर है ही नहीं पाकिस्तान में, आपको पता है ना। तो हर घर में कोई ना कोई देखेंगे तो 10 बंदे हैं 10 जॉब में, और कोई घर देखेंगे तो वो सारे बेचारे बेरोजगार होंगे। सही। देखिए मसला ये है कि इसके लिए बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग चाहिए, और आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमतें, चाहे वो सूबाई हो या मेरा नहीं ख्याल फेडरल हो, दुनिया में इस तरह का मॉडल आपको मिलेगा। आई मीन लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। कहाँ से मिल सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोशल सिक्योरिटी फराहम दी जाती है, आपको वेलफेयर दिया जाता है, आपको ऐसी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप कंट्री वाइड सेंसस करें और फिर मतलब चुन के लोगों को जॉब्स दें। आई मीन आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक। क्या हो सकता है? हाँ, ये काबिल अमल नहीं है, ये आइडिया सही है, और पूरी दुनिया में क्या पाकिस्तान में भी जो गवर्नमेंट जॉब्स का सिलसिला है मेरे ख्याल में वो बहुत ख़त्म होता जा रहा है। हाँ, लेकिन हमारे माइंड सेट से नहीं निकल पा रहा है। हम ये समझते हैं कि जॉब सिर्फ गवर्नमेंट की ही हो सकती है, लेकिन आज के ज़माने में प्राइवेट सेक्टर जो है वही जॉब का मरकज़ है, या आपका बिजनेस है, छोटा मोटा कारोबार है। गवर्नमेंट सेक्टर तो तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन अंग्रेज़ के दौर से चूँकि है कि जी महकमा अनहार में जाना है, रेलवे में जाना है, हाईवे में जाना है, तो हमारे जहन में तब से वो अटका। अभी एक और दहाई चाहिए आपको। सही है। रिश्ता आंटीज भी अगर जाए तो वो उनका एक वो पेट जुमला ये होता है कि जॉब भी बड़ी अच्छी है, काम भी ज़्यादा नहीं है। तो वो गवर्नमेंट जॉब थे तो फिर वैसे दैट्स द ड्रीम। हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए, जॉब भी अच्छा है, काम भी नहीं है। और इतना ये इंट्रेंच्ड है दिमाग में। मुझे एक बंदा मिला इंटीरियर में, मीरपुर खास में किसी जगह पे, मैं फील्ड में था,
तो मैंने कहने लगा जॉब ही नहीं है, बेरोज़गार हूँ। मैंने कहा अच्छा, ये तो कहने लगे अप्लाई भी करता हूँ, नहीं होता। बातों बातों में उसने बताया कि उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है। तो मैंने कहा तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारे पास तो 5 एकड़ ज़मीन है, तो ये तो अच्छा खासा काम चलना चाहिए तुम्हारा। कहने लगे नहीं, ज़मीन तो है लेकिन सरकारी मुलाजमत नहीं है। हाँ। तो ये जो माइंड सेट है ना, ये भी है मसला, इसमें टाइम लगेगा। सैयद अली रज़ा साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं मेरे बेसिकली 3 सवाल हैं, तो मैं जल्दी जल्दी उनको कर देता हूँ कि एक तो मसला ये कि अभी रिसेंटली हमारे एक जानने वाले हैं, तो बेसिकली उनको घर चेंज करना था और रेंट पे जाना था। तो अभी एक नया मसला सामने आया जो कि वो डिस्कस कर रहे थे मुझसे कि अब जब स्टेट एजेंट के पास वो गए तो पाकिस्तान में अब इस किस्म के सवाल हो रहे हैं कि देखिए अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर साइड उठ सकते हैं तो वहाँ पर आपको घर नहीं देगा या ये नहीं देगा। और 3-4 मरतबा उनके घर रिजेक्ट हुए। डील होने के बाद भी उन्होंने कहा जी क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर चालू रखते हैं तो हम ये नहीं देंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर शायद हम कभी भी हमने ये बचपन से बड़े हो गए ये नहीं सोचा था कि इस किस्म के भी हालात आ जाएंगे कि जहाँ पर ये कराची की बात कर रहे हैं आप सर? जी मैं कराची की बात कर रहा हूँ। क्या आपका ताल्लुक एक खास फिरके से इसलिए आप नहीं? जी मतलब उनको ये कहा कि पर्टिकुलर सेक्ट से आप तो अब अदम बर्दाश्त, जाहिर सी बात है यहाँ पर लोग बर्दाश्त नहीं करते एक दूसरे को। अब इस किस्म के मामला आ गए कि लोगों को घर किराए पे लेना मुश्किल हो गए कि आप अगर बिल्कुल ही न्यूट्रल भी हैं और अगर आप तो उसमें भी आपके लिए इतने सवालात हैं कि आप तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहना एक डिफिकल्ट हो गया है। तो इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है। जी बिल्कुल। और ये सर मैं आपको बिल्कुल ये फैक्ट चीज बता रहा हूँ कि 3 से 4 डील्स कैंसिल हुई हैं इस बिना पे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जगह से ताल्लुक करते हैं। अब शायद ये हो गया है कि आप ये कह रहे हैं कि एक जो सबका है वो चाहे माइनॉरिटी वाली वाइट वाली साइड पर जाना शुरू हो गया है ना, जो पाकिस्तान का झंडा है वाइट वाला। अच्छा देखें अली रज़ा भाई, क्योंकि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है तो आइसोलेटेड मसला ये आइसोलेटेड नहीं है। ये बहुत अफसोस के साथ मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि ये मैं अब आजकल मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से ना, ये मैं बार अच्छा इंडिया में तो खैर ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन वो तो बड़े एमपीओस का मसला रहा है, वो एक अलग बात है, वो अपने गेटोज बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ अब ये बीमारी यहाँ भी आ रही है और ये फैल रही है। आई मीन अब आप बात कर रहे हैं ना, अगर ये चलता रहा ना तो आप देखेंगे कि 2 साल बाद ना ये मामूल होगा ये। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, दिस इज अ वेरी डेंजरस। गुलाम मोहम्मद साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हमारा मुल्क जो है एक गरीब मुल्क भी है और मकरूज मुल्क भी है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे लोग जो है वो टैक्स नेट में आने के तैयार नहीं है। तो इसमें मेरी सजेशन ये है कि जैसे हर चीज में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन लाजमी है, तो एवरी वॉक ऑफ लाइफ में ये सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए कि आप टैक्स नेट में हैं या नहीं है, चाहे वो एफबीआर का हो या कोई सा भी सिस्टम हो। एक सर ये। अच्छा दूसरा ये है कि सरकारी इदारों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है, तो 2 हो गए ना। अच्छा पहली जो बात है ये एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, बिकॉज एक तो ये फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो चक्कर है कि फाइलर के ऊपर ये है और नॉन फाइलर हैं तो आपकी टैक्स रेट मतलब वो भी बढ़ जाती है हर एक चीज़ पे। एक तरह से ये है, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि सारा जो बोझ है वो कहाँ पड़ता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब आप 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, मैं 10,000 रुपए कमाता हूँ, आप पर भी उतनी इनडायरेक्ट टैक्स लागू है जितनी मेरे पे है, क्योंकि मैं अगर कोई डब्बे का दूध का डब्बा भी खरीदूंगा आप भी उतनी टैक्स दे रहे हैं। दूसरे पर हम जैसे जो लोग हैं हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है टैक्स नेट में आना है नहीं आना। ट्रेडर्स का इशू होता है, बड़े एग्रीकल्चरिस्ट का इशू होता है, और रियल एस्टेट की तो अय्याशी है, अय्याशी है। ये कैश में काम किया आपने, किसी ने ना पूछा ना आपसे पूछा। ये सारा जो जूस निकालते हैं ये निकालते हैं सैलरी क्लास से, और जिनके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने डब्बा दूध का खरीदना है, आपने खरीदना है, उस पर आपने टैक्स देनी है, आपने टैक्स देनी है। जो बिग फिश है उन पर आप हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये पॉलिटिकली स्ट्रांग भी होते हैं। और अब अगर आपका ख्याल है कि आखिरी 2 सालों में इनके ऊपर कोई काम किया जाएगा ना सर, तो ये फैंटेसी है सर। इनके साथ काम किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ खैर मोहम्मद साहब हैं पेशावर से। जी भाई।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तीनों मेहमान अकरम शेरों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मैं ये आजकल बड़ा चर्चा लगा हुआ है ये जो ऑर्डिनेंस है जी, तो इस ऑर्डिनेंस में मसला बना हुआ है वो नून और ये पीटीआई के वो पीपल पार्टी वाले कहते हैं इमरान ने अपने लिए किया है, इमरान ने कहा कि मैंने सबके लिए किया कि मसला हल हो। तो मैं कहता हूँ मैंने इसके लिए एक हल सोचा सर। बताएं सर। मैं समझता हूँ कि इसको इफेक्टिव फ्रॉम आज की डेट से कर दें और पिछले पे लागू ना हो, पिछले जो है वही चलता है। अगर आज तक किसी ने बदमाशी की है तो वो जवाब दो, इसके बाद ना करें क्योंकि ब्यूरोक्रेट काम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे कि सारे मसले मसाइल खत्म हो जाए और हमारा जो महंगाई का मसला है इसके लिए कुछ गौर करने के काबिल हो सके और ये हमारे मसले मसाइल हल करें, बजाय कि ये इसी में लगे रहें। या ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिस दिन बने उस दिन से इफेक्टिव कर दे, जो तीसरा हिस्सा है उसको वेव ना करें। ठीक है सर, बिल्कुल आपकी बात सुन ली गई। अनवर असलम आदिल है हमारे साथ लाहौर से। जी असलम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं सुबह जब उठा टीवी ऑन किया मैंने जी, तो टीवी पे वो टिकट चल रहा था कि 8 अक्टूबर 2005 के जल्जले के हवाले से जी जी यौम इस्तकामत मनाया जा रहा है जी, यौम इस्तकामत जी। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये यौम इस्तकामत मैं समझ नहीं सका। मैं चला गया पीटीवी के जो इंग्लिश चैनल है जी, उसमें कह रहे थे नेशनल रिजिलियंस डे जी। अब मुझे ये समझाएं कि 8 अक्टूबर 2005 का जल्जला 16 साल हो गए, इतना बड़ा जल्जला था, अभी तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। अभी एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ था। इसका क्या, ये आप मुझे जरा समझा दे, ये नाम दे रखा है इन्होंने यौम इस्तकामत। हाँ, यौम इस्तेकाम मैं समझ गया, इसलिए कि ये बिल्कुल सही नाम इसलिए रखा है कि ये जब तक लोग आबाद नहीं होंगे और जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा, आप सब्र और इस्तकामत दिखाते रहें, अल्लाह आपकी मदद करने वाला है। यार ये बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। मेरा तो ख्याल है कि इस तरह के 365 दिन होने चाहिए। हाँ, साल में यौम इस्तकामत हर दिन यौम इस्तकामत होना चाहिए, हमारे लिए तो होना चाहिए। ये है यौम ढिठाई भी। तो सर ऐसा नहीं है, पीछे बड़ा काम हुआ है ये जो यौम इस्तकामत। उम्मीद है कि आप समझ आ गई हो। मुझे तो समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच सर। और ये नाम मेरे ख्याल में उसने रखा है जो सरवाइव कर गया था, बच गया था। अल्लाह जानता है कौन रखता है यार, मुझे नहीं पता। जी जी सर। वो एक और कॉलर कौन थे? असलम आदिल साहब तो हो गए। फैसल मुगल साहब हैं। जी फैसल साहब। हेलो जी। गालिबन उनकी लाइन कट गई है और हमारा वक्त भी जो है वो खत्म होने वाला है। अल्लाह का शुक्र है आज हमारा कॉलेज डे था, वरना इधर उधर यार मतलब बातें करनी पड़ती हैं कि क्या नहीं, वो भी हम कर ही लेते कोई मसला नहीं है। सिचुएशन फ्लूइड चल रही है ना, अब पक्के हो गए हैं। अच्छा, टेंशन ना लिया करो। ठीक है जनाब, मंडे को दोबारा हाजिर होकर इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है। मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।